हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज का सबसे पहला जो मुख्य टॉपिक है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों की क्लासें तो स्टार्ट हो चुकी हैं और एक चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैथ का हमने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, सारणिक, सॉरी आव्यूह। ठीक, आज इसका मैथ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोग जान लो कि आपकी जो वीडियो होगी वो आपको कब से कब तक मिलेगी। तो ये आपको मंडे टू सैटरडे, ठीक, को मिल जाएगी। यानी मंडे से हम ले करके सैटरडे तक आपको डेली, ठीक, स्टडी टाइम टेबल आपको दिखा रहे हैं। ठीक, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मैथ और फिजिक्स के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो मैथमेटिक्स का वीडियो जो होगा वो आपको मॉर्निंग में 7 AM पर मिल जाएगा। ठीक, अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी और जैसे ही हमारा वो कंडीशंस होगा तो हम लाइव सेशन भी लेंगे। ठीक, और फिजिक्स का इवनिंग के 7 PM पे आपको जो है रेगुलर क्लासें मिलेंगी। ठीक, तो आज से हम लोग, कहने का मतलब ये है कि आज से मैथ और फिजिक्स दोनों के वीडियो आपको मिलने हो जाएंगे। ठीक, तो ये टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थोड़ा बहुत इशू हो सकता है तो आगे पीछे, है ना, आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो, सर्वर के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है। बाकी इसी टाइमली आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, तो आप लोग नोट्स बना करके अच्छे से जो है अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिए फिजिक्स का और मैथ का भी, और सारे क्वेश्चंस करते चलिए। जो भी आपको डाउट हो तो सैटरडे वाले दिन जो है आप लोग के जो भी डाउट आते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जो है कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। तो उसका हम सैटरडे को डाउट सेशन के रूप में चला देंगे। ठीक, तो वो हो जाएगा। बाकी आप डेली जो है इसके जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये है टाइम टेबल, इसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो हम प्रूव कराएंगे। अब हम लोग सीधे से आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो यूपी बोर्ड न्यू बैच 2027 टारगेट हमारा क्या चल रहा है आपको पता ही है, 100/100 का टारगेट चल रहा है। हम लोग जो है मैथ में 100/100 लाने वाले हैं। ठीक, तो आज के सेशन में जो हमारा है वो क्या है, तो आज का सेशन है हमारा डिटर्मिनेंट्स, यानी कि चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर 4 है आपका, ये ध्यान रखना। और चैप्टर 4 में हम कौन सी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। ठीक, क्या पढ़ने वाले, सारणिक। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, कि सारणिक क्या होती है, कैसे प्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैसे किस तरह के क्वेश्चंस में लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ठीक, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे वीडियो आपको अपलोड की जाए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो उसके लिए वीडियो को आपको सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ठीक, तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है। तो इस सेशन में हम सबसे पहले किसके बारे में जानने वाले हैं, तो भाई जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 4 है। ठीक, और इस चैप्टर का नाम क्या है, सारणिक। ठीक, तो सारणिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सारणिक में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, और कितना इसमें है। ठीक, तो सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा, सबसे पहले हम सारणिक के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में जानेंगे कि सारणिक होती क्या है और क्या इसके जो है कॉन्सेप्ट हैं, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, यानी कि इसके भी हो सकता है 4 से 5 वीडियो या 6 भी हो सकते हैं। ठीक, ये हो सकते हैं। तो परिचय, फिर सारणिक के गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक, उस प्रॉपर्टीज़ को कैसे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ के सिलेबस में हमारा टॉपिक सेकंड जो है सारणिक के गुणधर्म ये कट गए हैं, तो हम आपको पूरा बता देंगे, बाकी आप लोग जैसे भी है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसके यहाँ जो भी आपका जो है
है सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको तैयार कर सकते हैं। बाद में हम बता भी देंगे। अभी इसमें हम पूरा वीडियो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में हम लोग जो है अच्छे जो है कम से कम मैथ को आपको 3 से 4 बार जो है रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो मैथ में 100 का टारगेट इस बार पूरा करवा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 9th में 10th में सॉल्व भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इंटर में त्रिभुज के क्षेत्रफल को सारणिक बेस से कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ सीखने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, उपसारणिक और सहखंड अवयव, ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, ये चीज़ होती है। और इसके बाद फिर अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा एक घातीय युगपत समीकरणों को अवयव बेस से हल करना, ठीक। तो ये इतने टोटल हमारा जो है सिलेबस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बारी बारी से, है ना। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसके कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सारणिक के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि सारणिक का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सारणिक होती क्या है। तो सारणिक क्या होती है, क्या लिखा हुआ, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक व्यंजक या संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, सारणिक है, ठीक। यानी जितने भी वर्ग अवयव होते हैं, इन वर्ग अवयव को व्यंजक या संख्या, अब व्यंजक या संख्या का मतलब आप समझ रहे हो, वास्तविक या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होते हैं, ये सब जिससे भी प्रदर्शित किए जाते हैं, उस वर्ग अवयव को ही हम क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं, ठीक। आगे देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट इसमें ये लिख दिया, सारणी केवल वर्ग अवयव होते हैं, ठीक। सारणी केवल वर्ग अवयव ही होते हैं। अब इन सारणी के जैसे यहाँ पे हमने एक लिख रखा है, यदि ए आई जे, ठीक, ये एक कोटि का वर्ग अवयव है, तो इस अवयव को हम ए के सारणी को जो है कैसे लिखते हैं, तो जैसे ये अवयव है, अब इसको हम सारणी को किससे प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे याद रख लो, या तो इसको हम डेल से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, या तो इसे हम डेल से प्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको डेल ए या मॉड ए के रूप में वो कर दिया जाता है, या फिर इसको सीधे से हम इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये इसके निरूपित करने के जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखना। यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होता है यहाँ इसमें, ठीक, ये बीच में और भी नंबर्स होते हैं, तो डॉट डॉट कर दो, है ना, ये हो गए, ठीक। A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, डॉट डॉट A1J पहला रो J कॉलम, ठीक। A1N यानी कि पहला रो N कॉलम, ठीक। ये इस तरह से इनको जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपकी एक सारणी का रूप है, या तो फिर इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। इसमें n एलिमेंट्स होते हैं, ये हो गए, ठीक। तो ये हो गया। तो इसमें अगर हम ये बात करें कि कितने रो हैं, तो भाई कितने रो हैं, तो 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पे यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक, ताकि पता चले कि हाँ जो है इसमें n रो है, ठीक, और n कॉलम है, तो ये हो गया, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी ये बीच में कर देते हैं, ठीक। ये हो गया। तो कितने रो हो गए इसमें, n रो हो गए, कॉलम कितने हैं, n कॉलम है, ठीक। तो n इंटू एन का ये है। अब यहाँ पे याद रखना, तो इससे हमारा क्या कंडीशन समझ रहा है कि जो अवयव होते हैं, ठीक, जिस जो n कोटि के सारणिक होते हैं, जिसमें n पंक्तियाँ और n स्तंभ होते हैं, तो इनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या के लिए हम क्या फार्मूला रखेंगे, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी n², ठीक, क्या हो जाएगी, n²। तो इस फार्मूले को याद रखना है, इस फार्मूले पे कभी कभी MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस इसी पे रख के हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएंगे, ठीक। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये याद रख लो
कि सारणी का आविष्कार क्यों हुआ। तो सारणी को सामान्य रूप से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे युगपत समीकरण होते हैं, एक घातीय समीकरण होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमने सारणी जो है सारणी का प्रयोग हुआ है, तो वहीं से सारणी का जो है यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हाई स्कूल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जो हमारे युगपत समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। अब हम यहाँ पे नया जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो है क्या, सारणिक विधि। तो सारणिक विधि से भी हम लोग उन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जिसमें आपका इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक, कैसे होता है, ax + by ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम इसको जो है मेंशन कर रखे हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, a1 x + b1y = 0। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y = 0। ठीक, जहाँ x 0 के इक्वल नहीं होता और y भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक, अब अगर हम पहले समीकरण से क्या करें, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक, ये इस इक्वेशंस में हम y को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिख सकते हो, तो इसे आप लिखोगे a1x = अब ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -b1y हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो ये हो गया a1x = -b1y। अब सेकेंड इक्वेशंस की बात किया जाए तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आप जब इसको ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा a2x = -b2y हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम समीकरण से द्वितीय समीकरण से ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन है, ठीक, इसको चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख कर लो और इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक, इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो जब समीकरण एक को समीकरण दो से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा a1x / a2x। ठीक, = यहाँ पे क्या हो गया, -b1y = -b2y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम x से x को कैंसिल कर दें और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा a1/a2 = b1/b2 ये मिल जाएगा। ठीक, अब इतना मिलने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो पहला तो हमें ये चीज़ फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब a1 को b1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 और ये आपका हो जाएगा = a2 b1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आप यहाँ से a2 b1 को जो है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ट्रांसफ़र करोगे इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 b2 - a2 b1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, दूसरे रूप में चेंज करना है। ठीक, तो एक तो ये टाइप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ये होगा। ठीक, अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, तो ध्यान से समझिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम अब सारणी के रूप में लिखें, तो सारणी के रूप में हम इस परिणाम को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, अब ऐसे हम लिख सकते हैं a1/a2 है ना, b1, ये इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको वही वैल्यूज़ प्राप्त होगी जो हमने लिखा है। ठीक, तो ये हमारी जो है वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती है और इस वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ये द्वितीय क्रम का सारणिक कहलाता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक, इसे हम कौन सा, द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो होती है। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला नंबर हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि a1 a2 b1 b2 इस सारणी के अवयव होते हैं। ठीक, इन्हें हम इस सारणी का एलिमेंट्स कहते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, तो पार्ट नंबर 2 में हमने लिखा है कि a1 b2 - a2 b1 इस सारणी का प्रसार या विस्तार का मान कहलाता है। ठीक, यानी जब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने पे जो भी वैल्यूज़ हमें प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्तार। ठीक,
इस सारणी में 2 कॉलम और 2 पंक्तियां हैं, तो 2 कॉलम 2 पंक्तियां, इससे आपको पता चलता है कि सारणी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक प्रकार का वर्गाकार होता है। ठीक, तो सब कुछ हमने आपको लिखित रूप से इसमें बता दिया है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 2 समीकरणों के लिए। अगर इसी को हम 3 समीकरण के रूप में व्यक्त करें, ठीक, ये जैसे हमने एक इक्वेशन ये ले लिया है। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशंस की बात करें तो इस इक्वेशंस में देखिए हमने कितने समीकरण ले लिया, 3 समीकरण ले लिया। ठीक, जिसमें ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये हो गया आपका थर्ड। ठीक, ये है। अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरह से वो करना है, तो जैसे आपको याद हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, यक्स अपान इक्वल टू फिर वाई अपान, ठीक, इक्वल टू फिर आपका जो कांस्टेंट होता है उसके अकॉर्डिंग करके सारे एलिमेंट्स वो करते थे। ठीक, तो वही चीज़ है। अब इन 3 समीकरणों को हल करने के लिए हम कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे, तो वो हम सारणी से ही अब 3 समीकरण, उधर 2 को इधर 3, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हमने इसके बारे में भी मेंशन किया, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जो अंतिम के 2 समीकरण हैं उनको हल करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले जो इक्वेशंस होते हैं यानी ये, ठीक, सेकंड एंड थर्ड, ठीक, इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स अपान, ठीक, ये ऐसे लिखते हैं। चलो हम आपको दिखा देते हैं लिख करके। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे क्या होगा, यक्स अपान, ठीक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई अपान इक्वल टू फिर क्या होता है कांस्टेंट 1 हो जाता है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक मिस है, तो यहाँ प्लस होता है। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ये, ठीक, और यहाँ इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। ठीक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशंस को नहीं, सेकंड वाले है ना, लास्ट सेकंड और थर्ड, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके जैसे है तो इसके एलिमेंट्स ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा आपका, जैसे x ले रहे हैं तो b से स्टार्ट करेंगे, जब भी x की वैल्यूज़ ले रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, b से। ठीक, तो यहाँ b से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b2, फिर ये हो गया b3, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा c2 और ये हो जाएगा आपका c3। ठीक, अब जब y की वैल्यूज़ लेंगे तो c से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा c2 c3 और ये हो जाएगा आपका a2 a1 हो जाएगा। ठीक, और जब कांस्टेंट का स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे a3 होगा। ठीक, और ये हो गया आपका a2 a3 और ये हो जाएगा b2 b3। ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको मुख्य विकर्ण को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b2 c3, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b3 c2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a3 c2 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a2 c2 हो जाएगा, c3 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 b3 और ये हो जाएगा आपका क्या a3 b2। ठीक, ये लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह से मेंशन कर रखा है, ये देखो यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसी चीज़ को हमने कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस समीकरण को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इन यहाँ से x y z की वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो z नहीं है यहाँ पे x है, तो x की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, कहाँ रखेंगे, x और y के मानों को पहले समीकरण में रखने पर। ठीक, तो ये मान को जब हम पहले इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करोगे x के प्लेस पे x की वैल्यूज़, y के प्लेस पे y की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशंस ये देखो बन गया। तो ये आपका कहाँ बन जाएगा,
A1 आओ देखो हम आपको रख करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा B2 C3 और माइनस B3 C2, ये हो गए। और नीचे आपका कंडीशन है ना, ये x की वैल्यूज़ है, तो ये वैल्यूज़ को आपको रख देना है। तो कहाँ पे रखना, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या था आपका, a1x प्लस b1y प्लस क्या है c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट कर देना। तो x के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b2 c3 माइनस b3 c2, ये हो गया। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे आपका कंडीशन जो दिया है, ठीक, तो y की वैल्यूज़ रखेंगे और फिर ये कांस्टेंट आपका दिया गया। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हम y के प्लेस पे, तो यहाँ से y की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी ये, और फिर ये c कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब पुट कर देंगे इस x y और इसके प्लेस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। ठीक, चलो हम निकाल के ही दिखा देते हैं पूरी वैल्यूज़। ठीक, ये इधर हो गया और यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अपॉन। ठीक, ये इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑप्शन एक साथ करेंगे और सेकंड और थर्ड को एक साथ करेंगे। ठीक, तो इनको वो करेंगे तो ये इधर गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, a2 b3 माइनस a3 b2। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई। सिमिलर इसी तरह हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो y की वैल्यूज़ यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा, तो माइनस y, और यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, a2 c3 और ये हो जाएगा माइनस a3 c2 हो जाएगा। ठीक, अपॉन यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2। ठीक, ये हो गए। चलो अब इस मान को समीकरण 1 में रख दो। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में x y के मान रखने पर, तो मान रखने पर ठीक, तो क्या लिखा हुआ है समीकरण 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये तो लिखा है। चलो रख देते हैं। तो a1x के प्लेस पे जब x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ मैंने क्या निकाल के दिखाई, b2 c3, तो यहाँ पे हो जाएगा b2 c3 माइनस फिर क्या हो गया b3 c2, तो यहाँ पे हो जाएगा b3 c2 और अपॉन में क्या हो गया, तो अपॉन में हमारा आ गया a2 b3 माइनस अगला क्या हो जाएगा a3 b2, ये हो गया। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस b1, अब b1 लिखा हुआ है। ठीक, अब b1 y के प्लेस पे y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो y की वैल्यूज़ हमने क्या निकाल के दिखाया आपको, y की वैल्यूज़ है, इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, चलो ये इसको ऐसा करो, ब्रैकेट्स लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस बना देते हैं, ये माइनस, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a2 c3 माइनस a3 c2 हो गया। ठीक, ये बन गया। अपॉन में हमारा कंडीशंस क्या हो गया, a2 b3 माइनस a3 b2, ये हो गया। ठीक, ये तो इसकी वैल्यूज़ थी। ये देखिए, ठीक, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट कर दिए, ये हो गया, और प्लस क्या हो गया, c1 इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों का जो है एलसीएम, मतलब इन तीनों पार्ट इसके नीचे एक मारेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा, तो हमारा कंडीशंस बन जाएगा क्या, a1 और ये बन गया आपका b2 c3 माइनस b3 c2, और ये हो गया माइनस, फिर हो गया b1, और फिर ये आपका हो जाएगा क्या, इसको हम लिखेंगे a2
C3 A2 C3 माइनस A3 C2 A3 C2 हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या हो गया प्लस C1, और यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या बन गया A2 B3 माइनस A3 B2 हो जाएगा, ठीक। ये और ये हो गया इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है सारणी के रूप में, तो अभी हमने उधर 2 का बताया ही था। अब इसको अगर हमें सारणी के रूप में लिखना है तो सारणी के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A1, ठीक, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ठीक। ये देखिए इसको हम क्या लिखेंगे A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, फिर ये B1, ये B2 और ये B3, ठीक। ये आपका C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, ठीक। ये हो गया। इसको हम इस तरह सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तृतीय क्रम का सारणी कहते हैं, ठीक। ये कौन से होगा, 3 क्रम का सारणी कहलाएगा, ठीक, 3 क्रम का सारणी कहलाएगा, ये होती है, ठीक। तो जैसा कि उधर हमने आपको 2 में तो तृतीय क्रम का बताया, ये तृतीय क्रम का हो गया, ठीक। ये देखिए यहाँ पे इस सारणी में 3 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ होते हैं, ठीक। अब याद रखना कि जो तृतीय क्रम का सारणी होता है तो उसके क्या, तो पहला इसमें ऑप्शन लिखा है इस सारणी के 3 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ होती हैं, ठीक। तो किसी सारणी में क्षैतिज रेखा, पंक्ति तथा ऊर्ध्व रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। यह आपको हमने उधर मैट्रिक्स में बता ही दिया गया। पंक्तियों को किससे प्रेजेंट करते हैं, R1 R2 R3 डॉट डॉट जितने भी हो, ठीक। और स्तंभों को हम C1 C2 C3 डॉट डॉट जितने भी हों उससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। प्रत्येक सारणी में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। यह हमने आपको अभी भी बता दिया, पहले भी बता दिया। जिसमें R और C की वैल्यू सेम होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्गावयव कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। द्वितीय क्रम की सारणी का प्रसार कैसे होगा, तो वो यहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक। A1 B1 A2 B2, तो इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक, कि जब भी हम किसी भी सारणी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 A2 और ये हो गया आपका B1 B2, ठीक। ये है। तो पहले हम मुख्य विकर्ण को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुख्य विकर्ण हमारा क्या होगा, A1 B2, तो वही लिखा हुआ है A1 B2। फिर आप दूसरे वाले विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे A2 B1 और बीच में कौन सा साइन लगाओगे, माइनस का। तो जब भी प्रसार करोगे इस तरह से ही आपको करना है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया। इसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों A1 और B2 के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के अवयवों B2 और A1 के गुणनफल को घटा दिया जाता है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि आप अगर इसको नोट्स अच्छे से बना लोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे हम मेंशन कर रखे हैं, ठीक। तो ये देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो चाहे तो आप लिखित रूप से याद रख लीजिए और ऐसे भी याद रखें, ठीक। तो ये हो गया, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। ये एक्सप्लेन करने में हमें काम आता है। ये देखिए, ठीक। तो ये याद रखिए। इसी तरह अब तृतीय क्रम की सारणी का विस्तार, पहली पंक्ति के अनुदेश, ठीक। तो अब हम आपको इसका प्रसार करना भी बता देते हैं कि कैसे हमें इसका प्रसार करना है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रसार करेंगे। तो पहले हम आपको पंक्तियों के क्रम में बताएंगे, फिर कॉलम के पंक्ति में, ठीक। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे जब ये सारणी का लिखा हुआ है, ठीक, तो इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ पे हम तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार पहली पंक्ति के अनुदेश कर रहे हैं, किसके, पहली पंक्ति। तो जब पहली पंक्ति के अनुदेश करते हैं तो इसमें आपको करना क्या है कि जो पहला रो होता है इसको ऐसे, ठीक, ये, और दूसरा रो आपका ये है ना, पहला रो पहला कॉलम ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अब हम याद रखना पहला एलिमेंट्स लेंगे A1, जैसे A1 हो गया। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, तो ये देखो A1 और कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, ये दोनों बच गए, ठीक। तो ये वाले एलिमेंट्स आपके बच गए हैं, देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हो गया। तो ये इतने 2 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो B2 B3 ये देखो लिख दिया गया, और फिर C2 C3 ये लिख दिया गया, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगा,
अब इसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो पहले तो ये खत्म ही रहे, पहले B2 यहाँ पे क्या लिखोगे B2 माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक B2, और इसके बाद फिर ये आपका कॉलम और ये वाला रो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये A2 A3 C2 C3 ये बच गए, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, A2 A3 B2 B3, तो A2 A3 B2 B3 ये हो गया, ठीक। तो ये हो गए। अब इसमें पहला आपका प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा क्या होगा प्लस। तो ये कैसे होता है ये हम आपको आगे बता देंगे, बट इसके आप हमने सारणी में इसका जो है प्रॉपर्टी चिन्ह भी मेंशन कर दिया है, तो ये कैसे होगा, तो ये आप इसके चिन्ह को याद रखिए, ठीक है ना, कैसे इसका होता है। तो पदों में चिन्ह एकांतर धन और ऋण लिए जाते हैं, चिन्ह निम्नलिखित सारणी के अनुसार ही रखते हैं। तो जब पहले जो है रो के एक्सप्लेन कर रहे हो तो पहले वाले में क्या होगा प्लस माइनस प्लस, फिर दूसरे में माइनस प्लस माइनस होगा, और तीसरे में क्या होगा प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका एक्सप्लेन करना है, और कॉलम में जब चलेंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक। तो ये याद रखें कैसे आया ये हम आपको आगे बता देंगे, ठीक। अब इसी में आगे आ जाओ, ठीक, जैसे ये हो गया, ठीक। तो हो गया पहले। अब आ जाओ यहाँ पे हम दूसरे की बात करते हैं। तो जब दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरे में हमारा कंडीशंस क्या है, तो ये देखो द्वितीय पंक्ति के अंतिश अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है, तो देखो अब द्वितीय में आपको क्या करना है, ये आपका सेकेंड लाइन, ठीक, सेकेंड रो, ठीक, ये देखो ये हो गया आपका सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम ये इंक्रीज हो गया। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, B1 B3, तो B1 B3 ये हो गया, फिर C1 C3, तो C1 C3 ये हो गया। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, ये देखो यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये B1 B3 और ये हो गया आपका C1 C3, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले विकर्ण इससे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा B1 C3, ये देखो यहाँ B1 C3, फिर यहाँ माइनस साइन, फिर क्या हो जाएगा B3 C1, ठीक। तो ये चीज़ लिखा हुआ, तो यहाँ पे पहले लिख दिया है, बाद में ये कंडीशन हमने बना दिया है, ठीक है। तो इसी तरह इसका कर लेते हैं, तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक। चिन्ह परिपाटी देखो माइनस प्लस माइनस, तो जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था उसी के अकॉर्डिंग रखा गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिए। तो ये तो हो गया हमारा इसमें, ठीक, द्वितीय पंक्ति के लिए। अब आ जाओ तीसरे पंक्ति के लिए हम आ जाते हैं। तो तीसरे पंक्ति का भी एक्सप्लेन इसी तरह करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पे अब जब हम आ गए तो फिर क्या लिखा है, तृतीय पंक्ति के अनुदेश। तो तृतीय पंक्ति के अनुदेश अगर आपको जो है इसका एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक, तृतीय पंक्ति के अनुदेश। तो तृतीय पंक्ति ये आपका हो गया सी, है ना, तृतीय पंक्ति के अनुदेश करना है, ये तो फर्स्ट हो गया। ये देखिए ये खत्म और ये खत्म, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। फिर सेकंड वाले में जब करेंगे तो सेकंड वाले के लिए देखो ये हो गया। अब जैसे हमें लेना A3, ठीक, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो कौन बचा, B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2 ये हो गए, ठीक। इसके बाद फिर साइन आपको हमने उधर बताया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब माइनस, अब क्या हो गया B3 यानी कि लास्ट वाला आपका पंक्ति और ये कॉलम, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, A1 A2 और ये C1 C2, तो A1 A2 C1 C2 हो गया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब अगला कंडीशन हमारा होगा, तो अगला क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला कॉलम। तो A1 ये आपके इतने एलिमेंट्स बच जाएंगे, तो ये हो गया A1 A2 B1 B2 ये हो गया। अब इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है इसका एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका कंडीशंस। अब इसी तरह अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, ठीक, तो कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे होगा, तो ये देखो अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो पहले क्या लेंगे A1, तो यहाँ हो गया A1, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, पहला रो, तो पहला रो पहला कॉलम ये खत्म, तो पहला रो पहला कॉलम खत्म, तो यहाँ क्या होगा A1 और यहाँ क्या बचा B1 B2 B3 C2 C3, तो B2 B3 C2 C3 ये हमने इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे जो है सारणी में लिख लिया, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा,
पहला अब कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉलम के रिस्पेक्ट में तो पहला रो और दूसरा कॉलम ये खत्म हो जाएगा। ठीक, पहला रो दूसरा कॉलम तो पहला कॉलम दूसरा रो ये खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ B1 बचा, B3 बचा, यहाँ C1 बचा, C3 बचा, तो B1 B3 C1 C3 हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, तो अगला कॉन्सेप्ट होगा फिर से अब पहला कॉलम और तीसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम तीसरा रो, तो ये खत्म हो जाएगा। तो B1 B2 और C1 C2, तो B1 B2 C1 C2 ये लिख दिया गया। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब इसी का एक्सप्लेन कर देंगे। जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी, फिर इसको प्लस माइनस करके ऐड कर लेते हैं। ठीक, सेम इसी तरह अगला आपको दिया गया है द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना। तो द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना तो पहले दूसरे स्तंभ को आप इंक्रीज कर दो, ये देखो इस तरह से ये आपकी पूरी एलिमेंट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, खत्म। अब इसके बाद अब इसका जब आप एक्सप्लेन करोगे तो जब पहला कंडीशन लेंगे तो ये खत्म हो गया। ठीक, तो माइनस अब यहाँ पे क्या हो गया, तो भाई B1 के मतलब द्वितीय स्तंभ के अनुदिश जो है प्रसार कर रहे हैं तो B1। अब इसके बाद क्या हो गया, तो A2 A3 बचा, C2 C3, तो A2 A3 C2 C3 ये हो गया। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें दूसरा एलिमेंट्स ये B2 लेंगे तो ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे A1 A3 C1 C3, तो A1 A3 C1 C3 ये बन गया। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट फिर आपका क्या होगा, अब B3 के रिस्पेक्ट में तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, जब B3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये, और यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स बचे, A1 A2 C1 C2, तो A1 A2 C1 C2 ये हो गए। फिर इसका एक्सप्लेन कर देंगे, इसका एक्सप्लेन कर देंगे, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से इनके एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कंडीशन ये देखो तृतीय स्तंभ के अनुदिश। अब तृतीय स्तंभ के अनुदिश जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें क्या होगा, तीसरा वाला ये खत्म, अब तीसरा खत्म। अब इसमें क्या हो गया, जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लेंगे C1, तो ये देखो C1, और इसके बाद ये आपका फर्स्ट रो खत्म। तो फर्स्ट रो खत्म तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, ये आपके 4 एलिमेंट्स बचे जिनको यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट कंडीशंस। अब अगला हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगला हो जाएगा आपका C2, तो इसके रिस्पेक्ट में खत्म हो गया। तो जब इसके रिस्पेक्ट में खत्म हो गया तो क्या बचा है, A1 A3 B1 B3, तो A1 A3 B1 B3 ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, तो जब C3 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्लेन करेंगे तो तीसरा रो ये कहा ना, ये हो गया। तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, ये 4 एलिमेंट्स, तो ये हो गए। ठीक, तो इनको आप क्या करना है, एक्सप्लेन कर देंगे, तो एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक, तो ये आप केवल कैसे करना है वो हमने आपको इसमें बताए हैं। ठीक, तो ये है। इसके बाद अब हम जो है इसके जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस हम आपको एग्जांपल्स जो है लगवा देते हैं इससे। ठीक, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आप पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, और जैसे आपने मान लो ले लिया कोई, ये हो गया 5, ये हो गया -2। ठीक, फिर अगला हो गया कितना 4, और फिर कितना हो गया 3। ये मान लो है कोई सारणिक है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसका एक्सप्लेन करोगे, तो सीधे पहले मुख्य विकर्ण को इधर मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक, ये कितना हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 5 × 3। ठीक, ये हो गया, माइनस साइन लगाओगे, और इसके बाद फिर क्या होगा, दूसरे वाले जो है विकर्ण को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरे वाले विकर्ण को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 2 = 8, और 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 × 5 = 13, यानी कि 23। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये ले लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, sin थीटा। ठीक, फिर दूसरा हो गया माइनस cos थीटा, फिर यहाँ हो गया cos थीटा,
और ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक, अब इसका अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले आपको क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मुख्य विकर्ण, ठीक ऐसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ साइन से सब जब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस साइन लगाना है, फिर दूसरे वाले विकर्ण को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा। अभी ये आइडेंटिटी हो गई, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यूज़ क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये है डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपका जो है रहेगा, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रख लो कि अगर आपको वीडियो का PDF फाइंड करना है, पाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो और बता दो कि हमें इस चैप्टर का इस लेक्चर का PDF चाहिए, तो वो आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। और जो भी विद्यार्थी जो है नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें हमने केवल आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अब इसका एक्सरसाइज कल कंप्लीट करा के फिर इसके जो है सेकंड वाले टॉपिक्स को ले लिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।